नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिकल एनालिसिस चैनल फॉर जियोपॉलिटिकल एंड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस। दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्टली आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि पार्ट 1 में हमने क्या-क्या डिस्कस किया। पार्ट 1 में हमने ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स करेंसी क्या है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, उस ब्रिक्स करेंसी जो यूनिफाइड करेंसी है, उसका क्या पोटेंशियल है मेंबर्स कंट्रीज़ के लिए। फिर हमने बात किया कि ब्रिक्स पे क्या है, ब्रिक्स पे की ज़रूरत क्या है और ब्रिक्स पे कैसे काम करता है। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो को पूरा करने के बाद उसका लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। हम पहले 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बताए थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आखिरी के 4 क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिक्स पे और स्विफ्ट में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट करेंसी और ब्रिक्स पे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और इन चैलेंजेस को हमको कैसे ओवरकम करना चाहिए। अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं ब्रिक्स करेंसी, तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे क्या पड़ेगा। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमको मालूम है कि एक यूरो यूनिफाइड करेंसी यूरोजोन में चलता है, वह करेंसी हमको क्या लेसन्स देता है, प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम यूनिफाइड करेंसी ब्रिक्स करेंसी और पे की बात करते हैं कि ब्रिक्स पे और स्विफ्ट में क्या फ़र्क है। यह फ़र्क हम 6 पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर्पस। ब्रिक्स का पर्पस बहुत क्लियर है। ब्रिक्स का पर्पस है कि ब्रिक्स नेशंस को ट्रेड कराना, ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शंस को सहूलियत प्रदान करना इसका मेन मिशन है। कि स्विफ्ट का मिशन क्या है। स्विफ्ट ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड में एग्जिस्ट करता है, मोर देन 200। ये एक एग्जिस्टिंग बहुत पुराना सिस्टम है और बहुत ही डोमिनेटिंग सिस्टम है। टेक्नोलॉजी की बात करें, ब्रिक्स पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो आज के समय की बेस्ट टेक्नोलॉजी है एग्जिस्टिंग। और जो यहाँ की स्विफ्ट है वह स्टैंडर्ड मैसेजिंग सिस्टम, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, उस वक्त सिर्फ मैसेजिंग एक सिस्टम डेवलप किया गया। सिस्टम इतना पुराना हो चुका है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बट इतना सिस्टम डीप है और इतना विस्तार है इस सिस्टम का कि इसको पूरा चेंज करने में बहुत समय और बहुत पैसा लगेगा। डिपेंडेंसी की अगर बात करते हैं, तो ब्रिक्स पे वेस्टर्न डोमिनेंस को ख़त्म करने, फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करने के लिए, डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है कि ब्रिक्स नेशंस का स्विफ्ट पे उसका डिपेंडेंस खत्म हो जाए। और स्विफ्ट का अगर डिपेंडेंसी देखा जाए, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका पूरा मिशन यही है, एम यही है कि दुनिया के सभी देश इसी सिस्टम पर निर्भर रहें, ताकि समय आने पर उन देशों को पिनलाइज किया जा सके और वो इस सिस्टम से वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट को पूरा करते रहें। अगर हम सैंक्शन की बात करते हैं, ब्रिक्स पे एक ऐसा सिस्टम है पर सैंक्शंस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर्स के ऊपर काम करते हैं। हालांकि स्विफ्ट दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो कि सैंक्शंस इसके थ्रू कभी भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन के लड़ाई में देखा कि जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए, वैसे ही स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दिया गया। यह दिखलाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कितना डोमिनेंस है, और ये कंट्रीज अपनी किसी हद तक भी जा सकते हैं स्विफ्ट को वेपनाइज करने के लिए। तो यह वर्नेबिलिटी जो थी यहाँ पर, वर्नेबिलिटी ब्रिक्स पे में ओवरकम हो जाती है। कॉस्ट देखा जाए ब्रिक्स पे, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और जितने भी इंटरमीडिएटरीज, बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका कॉस्ट नहीं लगता है, हेंस इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है, फी कम होता है। वीजा वी जहां पर स्विफ्ट है वहां पर यह ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सचेंज रेट भी बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल ऑब्वियसली ब्रिक्स नेशंस करेंगे, यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करते हैं यूएसए के सपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स करेंसी को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और समझना बहुत ज़रूरी है कि स्विफ्ट एक बहुत पुराना और बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड सिस्टम है, जिसको उखाड़ना, फेंकना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कंट्रीज चाहें, देश चाहें और ब्रिक्स ब्लॉक और एक्सटेंडेड ब्लॉक्स चाहें, तो यह पॉसिबल है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले हम चैलेंज की बात करते हैं। जितने भी ब्रिक्स देश हैं, उनके सबके नेशनल इंटरेस्ट्स अलग अलग हैं।
सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग-अलग हैं। अगर हम यूरो ज़ोन को देखते हैं, यूरो ज़ोन एक ऐसा करेंसी है, यूरो एक ऐसा करेंसी बना जहाँ के देश जनरली एक लेवल पे आ चुके थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमूमन उस इलाके में शांति, पीस थी, आपस में कोई नहीं लड़ रहा है। उनके पॉलिटिकल सिस्टम अमूमन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं। डेवलपमेंट अच्छी थी उस इलाके में, डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज थी। पीसफुल एनवायरनमेंट में यूरो एज अ करेंसी डेवलप हुआ। अगर हम उसी चीज़ को ब्रिक्स के मेंबर्स के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर सभी अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। कम्युनिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, कई नेशंस ऐसे प्रपोज किए जा रहे हैं जो कि मिलिट्री डिक्टेटर्स भी हैं, जहाँ पर कू बहुत आसान से हो जाता है, जहाँ पर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ उन नेशंस की बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में हमने बात कर लिया। लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत अलग अलग लेवल का है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में पाकिस्तान को ब्रिक्स नेशन में शामिल करने की बात चल रही है। अगर हम उसका इकोनॉमिक लेवल देखें और चाइना का देखें, रशिया इंडिया का देखें, तो उससे कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। तो इस तरह की जो चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अनस्टेबल है, आए दिन कू हो जाता है। ये उस कंट्री में नहीं समझ में आता है कि वहाँ पर सिविल गवर्नमेंट चलेगा या मिलिट्री रूल चलेगा, और कौन पावर में, ये भी नहीं समझ में आता है। तो इस तरह की कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पर मोनार्की है। तो सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। सभी कंट्रीज में डिसएग्रीमेंट्स हैं कि वह अपना करेंसी को कैसे मैनेज करेंगे, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसीज और एक्सचेंज रेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ कंट्रीज जैसे चाइना है, वह अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। इन्फ्लेशन या फिर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइड वह मैनिपुलेशन का बहुत इस्तेमाल करता है। और कई जगह यह भी देखा गया है कि वह गलत डाटा बताता है, रेट ऑफ ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, फिस्कल पॉलिसीज हाइड करता है, छुपाता है। ऐसे सिक्रेटिव नेचर में अगर हम ये काम करेंगे तो आपस में ट्रस्ट करना ब्लॉक के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब सिचुएशंस खराब होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, अगर ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ, मैनिपुलेटिव अगर कंट्रीज ने अपने फेवर में काम करना शुरू कर दिया, तो ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया। अगर कोई युद्ध वाली जैसी स्थिति हो गई तो ब्रिक्स एज अ करेंसी फेल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, जैसे कि सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जो मॉनिटर करेगा हर देश की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, इन्फ्लेशन कैसे हैं, एक्सचेंज रेट कैसे हैं, जो पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज बनाई गई हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो यह जो सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ये बहुत पावरफुल अथॉरिटी होगी, जो कि देशों से एक्सपेक्ट करेगी कि वो उसके हिसाब से चलें। ऐसे ही क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, री इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमको क्रिएट करने की जरूरत है, जो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन हर एक सिस्टम्स में हर एक कंट्री के पॉलिसीज को इंक्लूड करना, उनके इंटरेस्ट को इंक्लूड करना, और उनके गोल्स को एक ऐसे लेवल पे लेकर आना कि सब कंट्रीज एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हों। तो ये चैलेंजेस हैं ब्रिक्स करेंसी को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी, ये हम जानते हैं कि वर्ल्ड में करेंसी का और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, काफ़ी स्टेबल करने के लिए एक्सचेंज रेट काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। कंट्रीज मैनिपुलेट करती हैं अपनी करेंसीज को। तो ये पॉलिसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट को चलने के लिए, तो यह एक हिंडरिंग फैक्टर हो सकता है उन कंट्रीज के लिए जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रखते हैं अपने करेंसीज को। तो यह देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस फैक्टर को ब्रिक्स करेंसी में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी है, ज़रूरत है एक बहुत ही स्टेबल और क्रेडिबल फिस्कल पॉलिसी बनाने की, लो इन्फ्लेशन रेट्स को लो रखने की, इन्फ्लेशन रेट्स को, और मैनेजेबल फिस्कल डेफिसिट। अभी आप देखेंगे कि कई कंट्रीज अगर जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंक्लूड कर लिया जाता है, उसकी फिस्कल डेफिसिट है कि उसके वो डिफॉल्ट के कगार पर है, तो ऐसे कंट्रीज को इंक्लूड किया जाएगा तो ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, उसको ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो डॉलर है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से डोमिनेंट करेंसी है, और उसकी प्रिंटिंग हमको मालूम है हर साल किसी भी
लड़ाई के दौरान या फिर क्राइसिस के दौरान बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होती है। डॉलर की लिक्विडिटी बहुत है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी देश को ज़रूरत है और करेंसी नहीं अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ही लिक्विड करेंसी है। ब्रिक्स का यही चैलेंज है कि पहली बात वो करेंसी बनेगा, कितना अवेलेबल होगा मार्केट में, और क्राइसिस के दौरान पे वो उसकी इतनी लिक्विडिटी होगी या नहीं हो पाएगी, उसको हमको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ग्लोबल पूरे देश में उस पर क्या असर पड़ेगा। असर बहुत ऑब्वियस है। ग्लोबल ट्रेड के अगर डायनेमिक्स को देखा जाए तो ब्रिक्स करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो इन देशों को ग्लोबल लेवल पे बहुत डायनेमिक एनकरेजिंग होगा इन कंट्रीज के लिए, और इनके पास एक डाइवर्सिफाइड करेंसी होगा, रिजर्व करेंसी होगा। ये डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हैं, ये इस करेंसी में भी ट्रेड करते हैं, जो इनको बहुत बड़ी एडवांटेज देगा, लीवरेज देगा अगेंस्ट डॉलर। डॉलर का डोमिनेंस खत्म होगा, जो कि एक इसका एक हिडन एजेंडा है, आई विल नॉट सो ओपन एजेंडा है, बट एक इसका साइड इफेक्ट है कि डॉलर का डोमिनेंस, बिकॉज ब्रिक्स करेंसी में आपस में मेजर करेंसी जो हमने पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो ब्लॉक है एज अ ब्लॉक, अगर ये करेंसी को ट्रेड नहीं करता है यूएस डॉलर में, तो यूएस डॉलर का डोमिनेंस खत्म होना शुरू हो जाएगा, उसका परसेंटेज वर्ल्ड लेवल पे बहुत कम हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इससे ही कनेक्टेड ये हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ यूएस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, तो उसका डोमिनेंस खत्म होगा, डॉलर को सभी देश डंप करना शुरू कर देंगे, यूज़ करना कम हो जाएगा, मार्केट में डॉलर बढ़ जाएगा। जैसे ही मार्केट में इकोनॉमी में डॉलर्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करने पड़ेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पे यूएस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इसका पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डिपेंड करता है कि ब्रिक्स करेंसी अगर एकदम से सडन इंट्रोड्यूस हो जाता है और सडन सक्सेसफुल हो जाता है, तो यूएस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और जैसे स्लो स्लो ब्रिक्स इंट्रोड्यूस होता है तो यह इंपैक्ट धीरे धीरे यूएस इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी टाइम मिलेगा उनको ये पैसा सक इन करने के लिए। इंक्रीज ट्रेड अमंग्स ब्रिक्स नेशन, हाँ ये करेंसी ऐसा आएगा, एक दूसरे की डिपेंडेंस बढ़ेगी, ईज ऑफ ट्रेड होगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। ग्लोबल इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, जैसे ही ब्रिक्स एज अ ब्लॉक उभर के आएगा तो उनका कलेक्टिव पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि यूएस और उनके बनाए हुए सिस्टम से ये बाहर हो जाएंगे, तो और इंडिपेंडेंट करेंसी में ये डील कर रहे होंगे, तो इनका किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में या ग्लोबल किसी भी इंस्टीट्यूशन में इनका से बढ़ जाएगा, बिकॉज ये ब्लॉक वेस्टर्न नेशंस का सुनने वाला नहीं है वह, और एक मजबूत आवाज की तरह उभरेगा, जो आवाज दबाई नहीं जा सकती। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियस है कि जब ये सब सिस्टम सक्सेसफुल होगा तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगा, जो कि बहुत ही रिग्रेसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए बताते हैं। अगर वो लोन देते हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लोन देते हैं, तो बहुत रिग्रेसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि एक यूरो एक करेंसी है जो कि एक यूनिफाइड करेंसी है, उससे हम क्या लेसन ले सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है इकोनॉमिक डाइवर्जेंस का। दोस्तों ये मैंने एक यहाँ पर आपको साइट दी है, इस वाले डॉक्यूमेंट को आप जाके पढ़ें और देखें कि ये इकोनॉमिक डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है। जैसे भी हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं, एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और टेंशन क्रिएट होती है। क्यों होता है? एक देश कॉमन करेंसी में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और वह अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से चला रहा है। एक देश, इंडिया जैसा देश जो कि एक एग्रीकल्चर पे डिपेंड और सर्विसेज डिपेंड सेक्टर है, वो अपनी पॉलिसी दूसरी तरह से दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे देशों का एक छोटा देश है लेकिन बहुत अमीर देश है, यूएई जैसा कंट्री है, एक इजिप्ट जैसा कंट्री है जो डेवलपिंग है और वो मेडिटेरियन उसमें है, एक ऑयल डिपेंडेंट देश है, अगर कहीं युद्ध हो गया और ऑयल से कभी रेट बढ़ गए, कभी पीस आ गया, ऑयल की गेट खत्म हो गई, तो डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, और यह एक यूनिफाइड करेंसी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। किसी को कभी किसी वक्त बहुत ज़्यादा फायदा होता है और छोटी इकोनॉमीज या फिर ऐसी कंट्रीज जो छोटी हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है उनको, तो ब्लॉक के अंदर टेंशन क्रिएट होती है। तो ये इकोनॉमिक डाइवर्जेंस से निकल के हमको इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की तरफ बात करनी पड़ेगी, और ये सारी पॉलिसीज हमको एडवांस में करनी पड़ेंगी स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। कन्वर्जेंस की बात करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो बहुत बड़ा एक लेसन है, और ये सारी कंटिजेंसी प्लानिंग है कि हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है उसको पहले सोचें और फिर काम करें। दूसरी है फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, बहुत ज़रूरी है। जब एक यूनिफाइड करेंसी बनता है तो एक स्ट्रिक्ट फिजिकल रूल्स बनाए जाते हैं जो सभी के लिए लागू होते हैं, और ये सभी अगर प्रॉमिस करें एक दूसरे से कि हम पॉलिटिकली बंधे हुए हैं और हम करेंगे, तभी इंप्लीमेंट हो पाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है।
और यह है फिस्कल पॉलिसीज अक्रॉस डाइवर्स इकोनॉमीज। अब ये डाइवर्स इकोनॉमीज हैं सारी, जैसे हमने पहली बात किया, उसके ऊपर ये मॉनिटर करना और बहुत चैलेंजिंग है। तो ये चैलेंज यूरो भी फेस करता है, तो हमको लेसन सारे ड्रॉ करने हैं, सारे केस स्टडीज निकालनी है कि किस छोटी करेंसी कंट्री और बड़ी कंट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ा, और उसको यूरो ने कैसे निगेट किया, और हम उससे बेहतर क्या कर सकते हैं। एक फिजिकल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो इडिसिप्लिन होगा वह सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल यूनिटी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जैसे हम यूरो में देखते हैं, पार्लियामेंट अलग है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, सारी पॉलिसीज बनती हैं और सारे देश उस पॉलिसी को मानते हैं। उस तरह का पॉलिटिकल यूनिटी और एक विल, पॉलिटिकल विल कि नहीं हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम इकट्ठे रहेंगे, वो आना स्टेट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्राइसिस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी, जिसका एक्रोनम EFSF है, वह एग्जिस्ट करता है, और कोई भी क्राइसिस के दौरान यह फैसिलिटी इंश्योर करती है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। कोई भी इकोनॉमिक शॉक, लेट्स से फॉर एग्जांपल से कोविड हुआ, उस क्राइसिस को कैसे डील करना है। अभी कई कंट्री हो सकती हैं वो बैंकरप्ट के कगार पे जा सकती हैं, कई कंट्रीज के पास स्पेयर पैसा हो सकता है, तो उस हिसाब को आपने देखना पड़ेगा। क्राइसिस है, इकोनॉमी, चाइना जैसी इकोनॉमी बोलती है कि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी एग्जीक्यूट करेंगे जिसका इम्पैक्ट GDP पे बढ़ेगा, हो सकता है फिजिकल डेफिसिट पे भी पड़े। तो क्या, और इंडिया जैसी इकोनॉमी 100% लॉकडाउन, इंडिया जैसी इकोनॉमी नोटबंद जैसे बंदी के जैसे डिसीजन ओवरनाइट लेना क्या पॉसिबल होगा। ऐसे क्राइसिस जब होंगे तो कैसे मैनेज किए जाएंगे, उसके बारे में हमको विचार करने की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक सपोर्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अपनी अपनी पब्लिक को अभी समझाना कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ये हमको एक ऐसी ताकत देगा जिससे हमारी कंट्री और हमारे लिए ट्रेड करना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना, जॉब्स वगैरह सब प्रोवाइड होंगी। तो ये है, बहुत चैलेंजिंग है और अचीवेबल है। चैलेंजिंग है बट अचीवेबल है। एक्सचेंज रेट जैसे हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे, जैसे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म यूरो में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ही हम सारे एक्सचेंज रेट के पहले वो मानना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप यूरो में एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही लीगल फ्रेमवर्क बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, रेगुलेटरी बोर्ड्स एंड कोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, और जो लीगल पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और उनको मान्य होगा, और जो ऑर्डर्स और डिसीजंस इस लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू आएंगे वह सभी को मान्य होंगे। और ग्लोबल एक्सेप्टेंस धीरे धीरे, अगर जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा सिस्टम, इसको और कोशिश करना है कि वर्ल्ड लेवल पे ये एक्सेप्ट हो जाए, एंड कंट्रीज़ और देश इसको सोचें कि ये डॉलर का अल्टरनेटिव है, ये पेमेंट सिस्टम सिक्योर है, लीवरेज देता है, लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, सेफ्टी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसा अल्टरनेटिव दे ताकि ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस हो इसका, और हमको इस ब्लॉक को, ब्रिक्स ब्लॉक को, यह एक अनमैचेबल पावर दे ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ को अच्छा एक जवाब मिल सके। ये कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आपको कंसिडरेशन के लिए हैं, इनको आप नोट कर लें और इनको डिटेल में पढ़ें कि अगर एक छोटा और एक वीकर स्टेट होता है तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ यूरो के ऊपर, आप अगर रिकमेंड करेंगे तभी बनाऊँगा, अदरवाइज़ आप अपने लेवल पे इस पे आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर यहाँ पर पहुँचने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने यह टॉपिक बड़े ध्यान से सुना है। आई होप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा हो। आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लीज़ लीव अ सजेशन और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको और इस टॉपिक के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में क्या जानना है, और आपके पॉइंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट आप हमको टैग कर सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर हेयर टू लर्न। हम सब इकट्ठा सीखेंगे और बेस्ट सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।